नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची न्यूज़ लोकमत लाइव। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने वॉल्यूम्स में राइटिंग एंड स्पीच में बताया कि मनुस्मृति का जो लेखक है वो आपका सुमित भार्गव है और उसका जो कार्यकाल, उसकी जो लेखन जो शैली है वो पुष्यमित्र शुंग के बाद जो संस्कृत का जो संस्कृत जो व्याकरण बढ़ी, संस्कृत भाषा का जो विकास हुआ उससे मिलता जुलता है। तो पहली बात के जो हमारी लिखी गई पुष्यमित्र शुंग के बाद में और उसी में विभेदीकरण कानून आए। अब ये स्थापित किसने करवाई? राजस्थान हाई कोर्ट के परिसर के अंदर जो न्यायिक सेवा का जो एसोसिएशन होता है उसने इस मूर्ति को लगवाया और इसको जो फंडिंग की थी वो लॉयंस क्लब ने की थी। यानी जो भारत में लॉयंस क्लब में जो सवर्ण जो लोग हैं, जो इंटरनेशनल लॉयंस क्लब एक एनजीओ है, वो भारत के लोगों में यहाँ काम करता है। उस एनजीओ में ये सवर्ण मानसिकता के लोग शामिल हैं। उन्होंने विदेश से वहाँ से फंडिंग करा करके इस मूर्ति को राजस्थान में लगवा दिया, जबकि भारतीय संविधान के तहत इससे पूर्व के जो भी कानून थे वे सारे विधि शून्य घोषित कर दिए गए। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ये कानून बनाए थे उसके लिए भी अब हाई कोर्ट परिसर में और उनके नियमों की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं थी। ऐसी उनकी ये मूर्ति लगाना निसंदेह बात थी। लेकिन हाई कोर्ट का जो प्रशासनिक जो एक अमला होता है, प्रशासन की जो विभाग होता है, उसने इस मूर्ति को लगाए जाने का विरोध किया और स्पष्ट कहा कि यह मूर्ति हटाई जानी चाहिए। मनु की मूर्ति को हटाने का एक सर्कुलर उन्होंने जारी किया। वैसे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि जिसने इसका प्रोजेक्ट बनाया, जिस लोगों ने इसका पैसा को सैंक्शन किया, वो सभी दंडनीय थे, उन पर कार्रवाई विधिक होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं की गई। और जब सर्कुलर जारी हुआ तो इसके खिलाफ एक जो विश्व हिंदू परिषद है उसका जो नेता है आचार्य धर्मेंद्र, वो कोर्ट में चला गया। उस फैसले को चुनौती दी कि मनु ने सबसे बेहतर कानून और प्राचीन भारत का सबसे बेस्ट संविधान लिखा है, इसीलिए इसकी मूर्ति यहाँ पर लगी रहनी चाहिए। इसने अपने वक्तव्यों में वो बातें की। हाई कोर्ट के तब के जो न्यायाधीश थे महेंद्र भूषण, उन्होंने क्या किया मैं बता रहा हूँ। इनकी जजों की मानसिकता की बात कर रहा हूँ। भारतीय जो न्यायपालिका है जो उत्कृष्ट डिजाइन की गई है, लेकिन इसके अंदर बैठे हुए जजों ने जो निर्णय दिया, मैं उसकी एक वानगी बता रहा हूँ। जो न्यायाधीश थे महेंद्र भूषण, अयोग्य न्यायाधीश की बात कर रहा हूँ, जो निर्णय देने में अयोग्य हैं, और उन्होंने ये कहा कि अंतरिम आदेश तक इसको हटाने के लिए रोकने का अंतरिम आदेश जारी कर दिया और ये कहा कि ये मामला बृहद पीठ को भी भेजा जा रहा है, यानी बड़ी पीठ को भेजा जा रहा है, जो ये निर्णय करेगी ये मूर्ति यहाँ रहेगी अथवा नहीं रहेगी। जब तक बड़ी पीठ का आदेश नहीं आ जाता तब तक ये मूर्ति को हटाए जाने का जो आदेश है उस पर रोक लगाई जाती है। तो अब मामला जो मूर्ति हटाने का वो बृहद पीठ की तरफ चला गया। बड़ी पीठ में हाई कोर्ट ने बड़ी पीठ का गठन भी किया, लेकिन 28 जुलाई 1989 के बाद जो बड़ी पीठ, जो जजों की जो पीठ है, जिसे न्यायपालिका के जो जज बार बार कहते रहते हैं कि न्याय देने में देरी नहीं होनी चाहिए, 1989 का मामला और 2015 में वहाँ पर एक जज थे और जिनका नाम था सुनील अंबानी, उन्होंने कहा कि हम इस पर थोड़ा निर्णय लेते हैं। यानी दिखावे का भी ढोंग किया गया। कब? वो भी 2015 में। 15 साल इधर मान लो, 11 साल उधर मान लो, तकरीबन 25 साल से ज़्यादा मैटर तक संविधान की बड़ी पीठ ने कोई निर्णय नहीं लिया, ना बैठक की, और जो याचिका पड़ी हुई थी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि कायदा ये कहता है कि न्याय होना चाहिए, न्याय लोगों को दिखना भी चाहिए और साइंटिफिक आधार पर निर्णय भी किए जाने चाहिए। तो 13 अगस्त 2015 को ये जो सुनील अंबानी हैं, उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट थे, उन्होंने इस याचिका पर सुनवाई की कोशिश की। पीएल मिमरोट और अजय कुमार जॉन, जो पीएल मिमरोट हैं, इन्होंने इस
को हटाए जाने की अपील की थी। और उनके जो वकील थे अजय कुमार जैन, जब ये जिरह कर रहे थे तो जो सवर्ण जो वकील थे उन्होंने न्यायालय के परिसर के अंदर शोर मचाया, नारे लगाए और माहौल इतना अतिक्रमण वाला बना दिया कि जज को वहां से छोड़ करके सीट जानी पड़ी। अब आप समझिए, एक चीफ जस्टिस की जब वो निर्णय कर रहा होता है तब न्यायालय की जो वो किस तरह से तानाशाही, जो सवर्ण वकील हैं वो किस तरह से तानाशाही दिखाते हैं कि एक जज चला जाता है और उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो क्या सुप्रीम कोर्ट और क्या हाई कोर्ट के जो जज हैं वो ये बताने का कृपा करेंगे कि 28 जुलाई 1989 का केस आज तक फाइनल क्यों नहीं हुआ? उसको हल करने में न्यायपालिका के कौन से अयोग्य जज थे जो इसका आदेश नहीं जारी कर पाए? ऐसी क्या कमी रह गई कि वो लोग इस याचिका को फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा पाए? क्या जानबूझ करके जज और वकीलों ने इस मामले को लटकाए रखा है? इस बात की हमारी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, जो हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने ये कहा कि हम जब तक जन आक्रोश में, जनता में इसको लेकर के कोई विद्रोह नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, तो हम हटाने का आदेश क्यों पारित करें? बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जनता अगर नहीं कहेगी तो क्या ये जज न्याय के विरुद्ध जाकर के काम करेंगे या न्याय नहीं करेंगे? इस बात को भारत के जनता को समझना चाहिए। जो अम्बेडकरवादी, जो संविधानवादी लोग हैं, उन्हें इन निर्णयों, इन जजों के कथन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस बात को मैं सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी जयबूम और सैल्यूट करता हूं उन दो महिलाओं को, जो एक थी औरंगाबाद की कांता और शीला, और उन्होंने महाराष्ट्र से चल कर के आई और राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की जो मूर्ति थी उसके ऊपर काली स्याही पोत दी और अपना विरोध जारी किया। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अमेरिका में जो डेमोक्रेसी का जो रूप दिखाई दिया है उसका सीधा संबंध मनु की मूर्ति से है। इसलिए इसकी हिस्ट्री में मुझे जाना बहुत ज़रूरी था और आपका भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये मुद्दा कई जगह हो सकता है बोलना पड़ जाए, तो इसके लिए आपको प्राइमरी एविडेंस मेरे इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। तो औरंगाबाद की कांता और जो शीला थी, इन्होंने उन मनु की मूर्ति पर कालिक पोत दी। तो राजस्थानी बार काउंसिल का एक वकील था और उसका नाम है भुवनेश शर्मा। उन्होंने इस मूर्ति को दूध से उसको धुलवाया था और उसका फिर अभिषेक किया द्वारे तरह से उसको। और ये जो घटना है ये न्याय हाई कोर्ट के अंदर हुई। उसके बाद भी जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने इसको बड़ी संगीन रूप से और संज्ञान नहीं लिया, गहनता से इसका संज्ञान नहीं लिया। तो जज को दिख रहा है, जज जब आते हैं तब मूर्ति दिखती है, वो कोर्ट की याचिका वहाँ पड़ी है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो निश्चित रूप से उन्होंने वो चश्मा पहन रखा है जो मनु स्मृति के लोगों ने न्याय लिखते वक्त पहन रखा था कि शूद्रों और वंचित समाज की आवाज़ आपको सुननी ही नहीं है, उनके पक्ष को न्याय देना ही नहीं है। वही रोल वर्तमान में न्यायाधीश अपना रहे हैं। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ कि मनु की मूर्ति टूटनी चाहिए, है ना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कई बार मैंने रिपीट किया है इसको। अभी जो एक ब्लैक थे साथी, और उनको वहाँ अमेरिका में एक पुलिस वाले ने उनको जानबूझ करके मार दिया था। उनके गर्दन पे टांग रख दी और वो सांस लेने में दिक्कत की वजह से घुट करके उनकी मृत्यु हो गई। ब्लैक थे, और ब्लैक जो 4 करोड़ से वहाँ पर ज़्यादा जिनकी जनसंख्या है वो डेमोक्रेटिक हैं, संविधानवादी हैं, वो संविधान के एक एक मूल्य को समझते हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पर आंदोलन खड़ा कर दिया। ये जो सिविल आंदोलन था उस एक्टिविटी को लेकर के ब्लैक्स को लेकर के, और ये इसकी जो आग है वो तो पूरे अमेरिका में फैली, और उसमें जो श्वेत वर्ग के जो लोग थे, जो व्हाइट्स कहे जाते हैं, वो भी ब्लैक के साथ खड़े हुए थे, क्योंकि वो संविधान के मूल्यों को समझते हैं। अब वही आग कहाँ पहुंची? यूरोप में पहुंच गई है, और यूरोप में बेल्जियम एक है जहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स है, और बेल्जियम ने भी ब्रिटेन की तरह ही
ही विश्व के विभिन्न देशों में अपना साम्राज्य स्थापित किया था और उसने अपना फोकस अफ्रीकन कंट्री में किया था। बेल्जियम का एक राजा था जिसने वहां पर सबसे ज्यादा राज किया था और नाम था लियोपोल्ड द्वितीय। लियोपोल्ड द्वितीय ने की जो प्रतिमा है वो बेल्जियम में 10,000 लोगों ने उसको तोड़ दिया है। उसको तोड़ करके क्रेन से उसे उठाया और उसे घसीटते हुए गलियों से लाए और उसे वहां की एक नदी है उसका फिर अभिषेक किया द्वारे तरह से उसको। और ये जो घटना है ये न्याय हाई कोर्ट के अंदर हुई। उसके बाद भी जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने इसको बड़ी संगीन रूप से और संज्ञान नहीं लिया, गहनता से इसका संज्ञान नहीं लिया। तो जज को दिख रहा है, जज जब आते हैं तब मूर्ति दिखती है, वो कोर्ट की याचिका वहाँ पड़ी है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो निश्चित रूप से उन्होंने वो चश्मा पहन रखा है जो मनुस्मृति के लोगों ने न्याय लिखते वक्त पहन रखा था कि शूद्रों और वंचित समाज की आवाज़ आपको सुननी ही नहीं है, उनके पक्ष को न्याय देना ही नहीं है। वही रोल वर्तमान में न्यायाधीश अपना रहे हैं। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ कि मनु की मूर्ति टूटनी चाहिए, है ना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कई बार मैंने रिपीट किया है इसको। अभी जो एक ब्लैक थे साथी और उनको वहाँ अमेरिका में एक पुलिस वाले ने उनको जानबूझ करके मार दिया था। उनके गर्दन पे टांग रख दी और वो सांस लेने में दिक्कत की वजह से घुट करके उनकी मृत्यु हो गई। ब्लैक थे और ब्लैक जो 4 करोड़ से वहाँ पर ज़्यादा जिनकी जनसंख्या है वो डेमोक्रेटिक हैं, संविधानवादी हैं, वो संविधान के एक एक मूल्य को समझते हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पर आंदोलन खड़ा कर दिया। ये जो सिविल आंदोलन था उस एक्टिव को लेकर के, एक्टिविटी को लेकर के, ब्लैक्स को लेकर के, और ये इसकी जो आग है वो तो पूरे अमेरिका में फैली और उसमें जो श्वेत वर्ग के जो लोग थे, जो व्हाइट्स कहे जाते हैं, वो भी ब्लैक के साथ खड़े हुए थे क्योंकि वो संविधान के मूल्यों को समझते हैं। अब वही आग कहाँ पहुंची? यूरोप में पहुंच गई है और यूरोप में बेल्जियम एक है जहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स है। और बेल्जियम ने भी ब्रिटेन की तरह ही विश्व के विभिन्न देशों में अपना साम्राज्य स्थापित किया था और उसने अपना फोकस अफ्रीकन कंट्री में किया था। बेल्जियम का एक राजा था जिसने वहां पर सबसे ज्यादा राज किया था और नाम था लियोपोल्ड द्वितीय। लियोपोल्ड द्वितीय ने की जो प्रतिमा है वो बेल्जियम में 10,000 लोगों ने उसको तोड़ दिया है। उसको तोड़ करके क्रेन से उसे उठाया और उसे घसीटते हुए गलियों से लाए और उसे वहाँ की एक नदी है एवॉन और उसमें गिरा दिया। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, वही लोग हैं जो कभी अपने जिनके 2-4 पीढ़ी अगर उनके 5-10 पीढ़ी ऊपर चले जाएं तो वो अपने वाइट होने पर गर्व करते थे, जो कालों को बड़ा बेहया की दृष्टि से, बड़ा निम्न कोटि से देखा करते थे। आज उनकी पीढ़ियां संविधान की, मानवता की, डेमोक्रेसी की और जो आपका जो पीसफुल और लॉ के बारे में जब जानी उन्होंने, तब उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने गलत किया था। इसीलिए उन्होंने इस गलती को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा जो नस्लवेदी है, जो ब्लैक के लिए नफरत करता है, जो स्त्री के लिए और बच्चों के लिए जो शत्रु था, जिसने बच्चों और स्त्रियों को हेय दृष्टि से, निम्न दृष्टि से देखा, ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा हमारे देश में नहीं लगी होनी चाहिए। ध्यान रखिए, ये वो शासक था जो बेल्जियम में से ज्यादा शासन किया और आज की पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी ने जो डेमोक्रेसी और संविधान को मानती है, उसने उनकी मूर्ति को उठा करके नदी में फेंक दिया। फेंका ही नहीं, उसे घसीटते हुए लेके आए। ये 1865 से लेकर के पोल्ड द्वितीय ने शासन किया था और ये सबसे अधिक शासन करने वाला व्यक्ति भी था। और इसने 10 मिलियन लोगों को, जो ब्लैक्स थे, जो कांगो और अफ्रीका के जो लोग थे, जो जिन्हें दास बना के रखा हुआ था, और क्रूरतम बच्चों की, स्त्रियों की हत्या की, स्त्रियों को नंगा करके दौड़ाया, फिर माराया और उनको पनिश किया। अब ये बात आज के जब बच्चे, उनकी पीढ़ी पढ़ते हैं, तब उन्होंने कहा हमें ऐसे व्यक्ति पर गर्व नहीं है। 1960 में जब कांगो हुआ तो उसने अपने को कांगो गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन घोषित किया। वही जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्रस्तावना में लिखा है कि जो पोजीशन है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन है।